So I ended the part 1 video there because I think I should make it in 4 parts. So part 1 is complete. Around 50% of the first notes has been complete. I have 2 notes. So 50% of the first note has been complete. Now we'll complete the 50% remaining 50% of the first part of the notes. Okay, it's handwritten notes of mine covering all the chapters of maths, that is arithmetic and advanced maths. Okay, let's start. फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, सपोज करो तुम्हारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होते हैं ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो चारों होते हैं इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर, ये सब एक ही पॉइंट पर होते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर सब एक ही पॉइंट पर होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक को इसको कहते हैं इन रेडियस, क्या कहते हैं, स्मॉल आर को इन रेडियस। और ये यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर को कहते हैं सरकम रेडियस, क्या कहते हैं, सरकम रेडियस। कैपिटल आर इज टू स्मॉल आर का रेशियो होता है 2:1। कैपिटल आर इज टू स्मॉल आर का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हाइट इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका पहला है कैपिटल आर निकालने का फॉर्मूला। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू a/√3। अगर ए का टर्म से बात करते हैं पहले, उसके बाद एच का टर्म से बात करेंगे। कैपिटल आर इज इक्वल टू a/√3 एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू a/√3। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैपिटल आर यानी कि सरकम रेडियस इज इक्वल टू a/√3, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है, और स्मॉल आर मतलब इन रेडियस, तो इन रेडियस इज इक्वल टू a/√3। बहुत ही माइन्यूट अंतर याद रखना। कैपिटल आर इज इक्वल टू a/√3, स्मॉल आर इज इक्वल टू a/√3, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है एच के टर्म्स में। कैपिटल आर इज इक्वल टू 2/3h। कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर इज इक्वल टू, कैपिटल आर कितना है, 2/3 टाइम्स ऑफ हाइट, एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू 1/3 या h/3, वही होता है 1/3 टाइम्स ऑफ हाइट। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ हाइट एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू h/3। ये 2:1 रेशियो में, हमें पता है ना कि कैपिटल आर और स्मॉल आर 2:1 रेशियो में। तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 2/3h, स्मॉल आर इज इक्वल टू 1/3h, सिंपल। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कैपिटल आर इज इक्वल टू a/√3, स्मॉल आर इज इक्वल टू a/√3। आगे बढ़ते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक सर्कल है, इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एच जी ओ एक ही लाइन पर होंगे, तो ये एच जी ओ एक ही लाइन पर होंगे। तो एच यहाँ पे हमारा ऑर्थो सेंटर, ये जी सेंट्रॉइड और ये ओ सरकम सेंटर। तो हाइपोटीनियस पे तुम्हारा सरकम सेंटर और 90 डिग्री पर ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड बीचों बीच में। एक राइट एंगल ट्रायंगल जो कि सर्कल के अंदर है, तो ये क्या है, हाइपोटीनियस है। तो यहाँ से यहाँ तक सरकम रेडियस, यहाँ से यहाँ तक सरकम रेडियस, तो सरकम रेडियस इज इक्वल टू h/2, ठीक है। हमें पता है कि ये 2:1 रेशियो में होता है, एच जी इज टू जी 2:1 रेशियो में होता है, तो बस तुम्हारा निकल गया। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2/3r, क्योंकि ये देखो, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, तीनों आर ही आर है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड 2/3r, एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर इज इक्वल टू 1/3r। या एच के टर्म्स में देखते हैं, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1/3। एच से जी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 1 हिस्सा है और ये टोटल है 3, तो 1:3 है टाइम्स ऑफ एच। एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड से सरकम सेंटर का डिस्टेंस कितना है, ये हो जाएगा h/6, ये h/3 और ये h/6। आगे बढ़ते हैं।
सपोज करो ये एक सर्कल है और इस सर्कल से आर्क सबटेंड किया गया है अल्फ़ा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा। सिंपल, आगे बढ़ो। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। इन सेंटर और सर्कम सेंटर का बीच का डिस्टेंस क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में, तो होता है d इज इक्वल टू रूट अंडर कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R स्मॉल r। कैपिटल R पता है ना, सर्कम रेडियस, स्मॉल r इन रेडियस। तो d इज इक्वल टू रूट अंडर कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 इंटू कैपिटल R स्मॉल r। तो d इज इक्वल टू रूट अंडर कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R स्मॉल r। आगे बढ़ते हैं। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H से। इट इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जब 3 एल्टीट्यूड एक ट्रायंगल का इंटरसेक्ट करते हैं उस बिंदु को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो सपोज करो ये एक फिगर है, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब इस यहाँ से एक पॉइंट डाले 90 डिग्री बनाता है, उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। तो A/B/C इज इक्वल टू 1:1:1:H2:1:H3 पहले भी मैं पढ़ चुका है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्थो सेंटर जो है अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, या अपॉन द ट्रायंगल भी हो सकता है। जैसे कि एक्यूट एंगल में ऑर्थो सेंटर यहाँ होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री पर होता है, पूछता है एग्जाम में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक। इसके अंदर एक सर्कल है जो तीनों मिड पॉइंट को टच करता है, ठीक है। जो 3 पॉइंट को टच करता है। अब तुमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, तो ये x यहाँ से यहाँ x यूनिट, ये भी x यूनिट, ये y यूनिट, ये भी y यूनिट, और ये z यूनिट और ये भी z यूनिट। जब ये एक्सटीरियर पॉइंट से ये लेंथ बराबर होता है, पढ़ा होगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला रूट अंडर एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, रूट अंडर एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो पेरीमीटर हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एरिया हो गया रूट अंडर एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कैपिटल R इज इक्वल टू डेल्टा अपन एस। डेल्टा मतलब क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ABC को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर स्मॉल r पूछे, स्मॉल r मतलब क्या होता है, इन रेडियस। स्मॉल r मतलब इन रेडियस। तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। और अगर तुम इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो बन जाएगा रूट अंडर एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो स्मॉल r इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो रिवीजन कर लो, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड इन रेडियस इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, सपोज करो तुम्हारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ एक सर्कल है और यहाँ एक सर्कल है, और ये लेंथ है तुम्हारा PQ, ठीक है। तो PQ का लेंथ कैसे निकालोगे, सपोज करो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो PQ कैसे निकलेगा, अपोजिट को जोड़ दो, A प्लस C, डिफरेंस ले लो B प्लस D अपॉन 2। तो PQ लेंथ कैसे निकलेगा, A प्लस C माइनस B प्लस D अपॉन 2। तो PQ लेंथ कैसे निकलेगा समझ में, A प्लस C डिफरेंस B प्लस D अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सर्कल है, दो सर्कल है, वो दोनों को एक दूसरे को टच करते हैं। तो इस दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपल आर रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 कर दो, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक इस तरीके का फिगर बना हुआ है, ये थीटा, ये भी थीटा, सर्कल टच कर रहे हैं, एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल टच कर रहा है। ये रेडियस R1 है, ये R2 है, ये सेंटर O1 है, ये सेंटर O2 है। तो R1 अपॉन R2 अगर रेशियो पूछे, ये रेडियस और ये रेडियस का रेशियो पूछे, तो कैसे निकलेगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखो R1 छोटा वाला सर्कल का है, नहीं कि छोटा वाला सर्कल को पहले लेते फिर बड़ा वाला सर्कल हो, तो छोटा वाला पहले, तो छोटा माइनस बड़ा प्लस, छोटा माइनस बड़ा प्लस, छोटा माइनस बड़ा प्लस। तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कौन माइनस ऊपर होगा कौन प्लस होगा, तो याद रखना।
छोटा वाला के सीधा माइनस और बड़ा वाला के सीधा, छोटा वाला के सीधा माइनस, बड़ा वाला के सीधा प्लस। तो R1/R2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। R1/R2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सपोज करो तुम्हारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर दो सर्कल, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, जो टच करते हैं, जैसा फिगर में तुम्हें दिख रहा है। तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/3। और एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल अपॉन एरिया ऑफ बिग सर्कल का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनी ट्रायंगल if a line DE is drawn through in center parallel to BC, then DE is equal to क्या हो जाएगा, D is equal to BD plus EC। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन D को बनाया गया है जो कि इन सेंटर से पास हो रहा है और पैरेलल है BC साइड के, तो उस परिस्थिति में D जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगा, D लेंथ जो है वो BD प्लस EC के बराबर हो जाएगा। सिंपल, D लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, DB और EC के बराबर हो जाएगा। सर्कम सेंटर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, रेडियस इसको सर्कम रेडियस कहते हैं। ये R क्या है, सर्कम रेडियस। सर्कम सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। सर्कम सेंटर जो होता है वो इक्वी डिस्टेंस होता है सभी 3 वर्टिसेस एक ट्रायंगल के। इट मे लाई इनसाइड, आउटसाइड और अपॉन द ट्रायंगल। ये इनसाइड हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है और अपॉन द ट्रायंगल हो सकता है। इट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द 3 साइड। ये इंटरसेक्शन हो सकता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सभी भी 3 साइड्सों का। अगला, सपोज करो तुम्हारे पास एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है और इस तरीके का फिगर बना हुआ है, BOC और ये एंगल है। तो एंगल BOC कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। सिंपल है, ये पूछ रहा है ये कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ एंगल A हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल A। AOC कितना हो जाएगा, AOC ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल B। और AOB कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल C। और यहाँ पे O क्या है, सर्कम सेंटर है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर ये ग्रेजिंग एरिया बनाया हुआ है, ये ग्रेजिंग वाला क्वेश्चन आता है। इस तरीके का अगर फिगर बना हुआ है और पूछ रहा है कि जो शेडेड एरिया है उसका एरिया क्या होगा, जो शेडेड है उसका एरिया क्या होगा। सिंपल, एरिया ऑफ स्क्वायर कर दो, शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इन सेंटर जो होता है वो इक्वी डिस्टेंस होता है सभी 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल से। इन सेंटर जो होता है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है। ये सब स्टेटमेंट में पूछते हैं क्वेश्चन, इसलिए हमने लिखा है। इन सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। इन सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है सारे 3 इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक ट्रायंगल। इन रेडियस, सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है और इसका डेल्टा मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रिप्रेजेंट करता है। ट्रायंगल है, ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है। यहाँ से यहाँ ये स्मॉल r इन रेडियस है, ये भी इन रेडियस है और ये भी इन रेडियस है। इन रेडियस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं इन सेंटर। सेमी पेरीमीटर जानते हो ना क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाई 2। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। तो अगर तुमसे स्मॉल r पूछे तो स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S। डेल्टा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, S मतलब सेमी पेरीमीटर। तो इन रेडियस इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S, R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S, तो डेल्टा इज इक्वल टू RS। R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S, तो डेल्टा इज इक्वल टू RS। आगे बढ़ो, सपोज करो तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके का, इसके अंदर एक सर्कल है, ये इन रेडियस, ये भी इन रेडियस, तो ये इन रेडियस, तो ये भी इन रेडियस, ये इन रेडियस, तो ये भी इन रेडियस। ये परपेंडिकुलर पता सबको, बच्चों को पता है, ये बेस है और ये हाइट है। तो अगर इस तरीके का फिगर है और तुमसे इन रेडियस पूछा जा रहा है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P प्लस B माइनस H अपॉन 2। P और B को जोड़ दो, H को घटा दो, अपॉन 2 कर दो, तो P प्लस B माइनस H अपॉन 2। तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या है,
इन रेडियस इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपन टू पी प्लस बी माइनस एच अपन टू। ऑर्थो सेंटर पूछे कहाँ पे होगा तो 90 डिग्री पर होगा, और ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा √2r। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर √2r। आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है हमने ये कॉन्सेप्ट कर लिया है कि कैपिटल आर जो होता है वो a/√3 होता है और स्मॉल आर होता है a/2√3 होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये कर लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी को पता है √3/4a², और AD है मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है √3/2a। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है √3/2a। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे सेंटर एक ही जगह पर होते हैं जैसे हमने पढ़ा है, और ये तो 2:1 रेशियो में होता है, तो ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत बात नहीं है। आगे पढ़ो। इफ़ H1 H2 और H3 एल्टीट्यूड से एक ट्रायंगल का और उसका इन रेडियस r है तो कैसे निकलेगा। सपोज करो तुमको तीनों एल्टीट्यूड दिया और तुमसे इन रेडियस पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला लगाओगे 1/r इज इक्वल टू 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ये इसका एल्टीट्यूड, ये इसका एल्टीट्यूड और ये इसका एल्टीट्यूड, ये तीनों पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे ये हो गया इन सेंटर। सपोज करो ये लेंथ a है, ये लेंथ b है और ये लेंथ c। ठीक है, सो कह रहा है ai/id, ai/id क्या हो जाएगा b प्लस c/a हो जाएगा। तो जो लाइन बोल रहा है उसके अपोजिट को जोड़ दो और डिवाइड कर दो उसके अपोजिट वाली साइड से। तो ai/id क्या हो जाएगा, ai/id इज इक्वल टू b प्लस c डिवाइडेड बाई a। bi/i, देखो bi/i क्या हो जाएगा a प्लस c डिवाइडेड बाई b, एंड ci/if क्या हो जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाई c। आगे बढ़ो। इन एनी ट्रायंगल इफ अ लाइन d इज ड्रॉन थ्रू एंड पैरेलल टू BC, हमने पहले कर लिया है कि d जो है वो BD प्लस EC होगा, d इज इक्वल टू BD प्लस EC। आगे बढ़ते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सपोज करो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ABC एंड DEF। ये H1 है, ये H2 है। ठीक है, ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, ये है थीटा, ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, ये है थीटा। ठीक, सिमिलैरिटी क्या कहता है कि BC/EF इज इक्वल टू AC/DF इज इक्वल टू AB/DE इज इक्वल टू H1/H2 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ABC/पेरीमीटर ऑफ DEF इज इक्वल टू एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC/एंगल बाइसेक्टर ऑफ DEF इज इक्वल टू सर्कम रेडियस ऑफ triangle ABC upon circumradius of triangle DEF is equal to median of ABC upon median of DEF is equal to R1/R2। तो ये सारा हो जाएगा, यानी कि सिमिलैरिटी में साइड के साथ साथ पेरीमीटर, एंगल बाइसेक्टर, सर्कम रेडियस, मीडियन और इन रेडियस सबका रेशियो हो जाता है, और एरिया में क्या होता है स्क्वायर हो जाता है। BC/EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC/DF का स्क्वायर इज इक्वल टू AB/DE का स्क्वायर। अगला कॉन्सेप्ट है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम होने के लिए सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है ABC और इसमें DE पैरेलल है BC का। तो पैरेलल तो ये थीटा, ये अल्फा, अल्फा। ठीक है, और ट्रायंगल AD ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर हो जाता है। तो याद रखना कॉन्सेप्ट है। सो कॉन्सेप्ट है कि AD/AB इज इक्वल टू AE/AC इज इक्वल टू DE/BC। क्लियर। तो ये कहता है, ये है थेल्स थ्योरम। आगे बढ़ते हैं, और इसका अपोजिट भी, रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी सही है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, अगर सपोज करो कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC इज इक्वल टू 1:1,
ए डी इक्वल टू, हाँ देखो थेव्स थ्योरम में ये कहता है कि सपोज करो कि ये रेशियो 1 यूनिट है 1 यूनिट है, तो ये जो एरिया है वो बड़े बड़े ट्रायंगल का 1/4 होता है। एरिया ऑफ ए डी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हाँ, और ये जो एरिया है ए डी ई का एरिया जो है वो बी डी ई सी का, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है वो कितना के बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ए डी जो होता है वो इस एरिया का 1/3 के बराबर होता है। इतना भी याद होगा तो ऑप्शन से हो जाएगा। If a line D is drawn parallel to BC from midpoint D of side AB, then E will be the midpoint of AC. So इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लीव इट करो, आगे बढ़ो। सपोज करो तुमको ऐसा एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ध्यान देखो ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, पैरेलल है सी डी के। ये एक्स यूनिट, ये वाई यूनिट और ये जेड यूनिट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है कि जेड कैसे निकलेगा, जेड का लेंथ कैसे निकलेगा, जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई कर दो अपॉन एक्स प्लस वाई। तो जेड कैसे निकलेगा, जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। जेड कैसे निकलेगा, जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आगे बढ़ो। मीडियल ट्रायंगल क्या होता है, सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है और डी ई एफ मिड पॉइंट है, तुमने ज्वाइन करके एक और ट्रायंगल बनाते तो सारे ट्रायंगल जो छोटे छोटे दिख रहे हैं सबके एरिया बराबर हो गए। ये एक यूनिट, ये भी एक यूनिट, ये भी एक यूनिट, ये भी एक यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ कितना है, वो 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी एफ कितना हो जाएगा, वो बड़े वाले ट्रायंगल का आधा हो जाएगा, ए बी सी का आधा। तो पेरीमीटर आधा हो जाएगा और ये एरिया 1/4 हो जाएगा। 4 तरह के कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ा है 10th क्लास में, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंड राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। आइसोसेलेस ट्रायंगल बी डी इज इक्वल टू डी सी है, बी डी इज इक्वल टू डी सी है, डी जो है वो मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर और ए डी एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो इस हिसाब से ट्रायंगल ए डी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए डी सी का। ये ए डी बी जो ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंट होगा ए डी सी से। नेक्स्ट है स्टीवर्ट्स थ्योरम। स्टीवर्ट्स थ्योरम क्या कहता है कि सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, साइड ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड। अपने मन से नहीं लेते, देखो कैसे लेते, एंगल ए के अपोजिट साइड ए, एंगल बी के अपोजिट साइड बी और एंगल सी के अपोजिट साइड सी। हमने ये बना दिया सीवियन, सीवियन ये एक्स मान लिया और यहाँ से यहाँ तक एम और यहाँ से यहाँ तक एन। तो सी डी जो है वो क्या है, सीवियन है। ठीक है, तुमसे कुछ भी निकालने को पूछ सकता है। ठीक है, कोई एक यूनिट ए बी सी एम एन एक्स कोई भी एक पूछ सकता है, बाकी सब दिया हुआ रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या है, स्टीवर्ट्स थ्योरम का फॉर्मूला है, स्टीवर्ट्स थ्योरम का फॉर्मूला है ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। फॉर्मूला है ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। फिर से स्टीवर्ट्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। तो ये हो गया स्टीवर्ट्स थ्योरम। सपोज करो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एम, ये एन और ये एक्स। तब एक्स कैसे निकालोगे, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एम एन। ऐसा अगर ये फिगर रहेगा तो एक्स कैसे निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एम एन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एम एन। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाए, ए स्क्वायर माइनस एम एन, ए स्क्वायर माइनस एम इंटू एन। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एम इंटू एन। नेक्स्ट इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है और इस एंगल का हमने इंटीरियर बाइसेक्टर किया, यानी कि ये थीटा और ये भी थीटा। तो उस परिस्थिति में ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर हमें निकालना है एंगल बाइसेक्टर का लेंथ। ठीक है, सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ये थीटा है और ये भी थीटा है,
ये x है, ये a है, ये b है, ये c है और ये mn है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये निकलता है कि a/b = m/n। ये हमने अभी जो पढ़ा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, अगर एक एंगल का तुम इंटीरियर बाइसेक्टर करोगे तो AB/AC = BD/BC। ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर का क्या फॉर्मूला होगा, चलो देखते हैं। सो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला है जब हमने एंगल बाइसेक्टर किया तो सेम वही कॉन्सेप्ट, A/B = M/n। और एक और फॉर्मूला होगा x² = AB - MN। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, हमें लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालना है। ये रहा एंगल बाइसेक्टर, इसका लेंथ निकालना है। तो चलो मान लेते हैं इसका x, तो इसको निकलेगा x² = AB - MN, x² = AB - MN, x² = AB - MN। नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सपोज करो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसका हमने एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर किया, तो ये थीटा और ये थीटा, तो इसमें होगा AB/AC, AB/AC, AB। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सपोज करो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसका हमने एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्ट कर दिया, ये थीटा ये थीटा। तो फॉर्मूला है AB/AC = BD/CD, BD/CD। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, AB/AC = BD/CD। तो AB/AC = BD/CD। नेक्स्ट, if perimeter is fixed then the area will be maximum when the triangle is equilateral। अगर perimeter fix हो then area will be maximum when triangle is equilateral। अगर perimeter fix है तो area maximum कम होगा जब triangle equilateral होगा। सपोज करो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये देखो ये ABC एक ट्रायंगल है और हमने यहाँ पे D एक लाइन बना दिया। ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो एरिया ऑफ एंगल ADE, ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, सिंपल है, AD × AE अपॉन AB × AC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = AD × AE अपॉन AB × AC। आगे बढ़ो, सपोज करो ये एक ट्रायंगल है और यहाँ से ऐसे एक मीडियन डाला हुआ है। तो एरिया ऑफ ABD ये वाले ट्रायंगल का एरिया अपॉन ADC अपॉन ये वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसका जो नीचे वाला है उसका साइड का रेशियो हो जाएगा BD/DC। तो एरिया ऑफ ये ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BD/DC। नेक्स्ट, मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज। मीडियन क्या करता है, मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांट देता है। सपोज करो हमारे पास 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, इसमें ट्रायंगल बना हुआ है, ये एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ABC वो बराबर एरिया ऑफ ABD के। एरिया ऑफ ABC यानी कि ये एरिया जो है, अगर 2 पैरेलल लाइन के बीच में अगर 2 ट्रायंगल बने होते, ये एरिया जो है बराबर है इस एरिया से। एरिया ऑफ ABC = एरिया ऑफ ABD। नेक्स्ट, सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है, उसके अंदर एक स्क्वायर है और उसके अंदर एक और सर्कल है। ठीक है, तो स्क्वायर का साइड ए हो जाएगा, सर्कल है, सर्कल का रेडियस स्मॉल r, और ये सर्कल ये अगर स्क्वायर को टच करेगा तो ये हो जाएगा कैपिटल R यानी कि सर्कम रेडियस। तो स्मॉल r इन रेडियस हो जाएगा, कैपिटल R सर्कम रेडियस हो जाएगा। तो अगर स्मॉल r निकालने को बोले, स्मॉल r कैसे निकलेगा, A/2 कर दो। स्मॉल r = A/2। क्यों A/2 की, टोटल A और ये इसका देखो आधा तक जा रहा है, तो यानी कि स्मॉल r = A/2 और कैपिटल R = A/2। तो कैपिटल R = A/2, स्मॉल r = A/2। तो
कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का रेशियो क्या हो जाएगा √2/1। और एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल अपॉन एरिया ऑफ बिग सर्कल, छोटे वाले सर्कल और बड़े वाले सर्कल का एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2:1। क्या हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ओ इज एनी पॉइंट। सपोज करो हमारे पास एक स्क्वायर या रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें हमने 4 सेक्शन में बांट दिया है, ठीक है। ये एरिया ए है यूनिट है, ये बी यूनिट है, ये सी यूनिट है और ये डी यूनिट है। 4 सेक्शन बांट दिया। तो एरिया ऑफ ए प्लस बी, ये अपोजिट साइड का एरिया जो है ये अपोजिट एरिया के बराबर होगा। एरिया ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी प्लस डी। आगे सपोज करो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और डायगोनल क्या होता है L² प्लस B²। रेक्टेंगल में डायगोनल डज नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। एक रेक्टेंगल में तो जो डायगोनल होता है वो वर्टेक्स एंगल को बराबर हिस्सों में नहीं बांटता है, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट 90 डिग्री। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन एक रेक्टेंगल में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते। यहाँ पे 90 नहीं होगा, याद रखना। ये चारों एरिया जो है ये बराबर होगा। एक रेक्टेंगल में ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, चारों एरिया बराबर होते हैं। और ये लेंथ बराबर, ये लेंथ, ये लेंथ बराबर, ये चारों लेंथ भी बराबर होते हैं। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी चारों बराबर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सपोज करो एक पैरेललोग्राम है, तो उसका एंगल का रेशियो क्या हो जाएगा, x:y:x:y। तो एक पैरेललोग्राम में एंगल का रेशियो क्या हो जाएगा, x:y:x:y। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम क्या कहता है, मान लो P एक पॉइंट है किसी एक रेक्टेंगल ABCD के अंदर, ठीक है। तुम इसके P पॉइंट ले लो, उसके चारों कॉर्नर से मिला दो। तो फॉर्मूला है PA² प्लस PC²। PA² प्लस PC² इज इक्वल टू PB² प्लस PD²। मतलब इस P का जो अपोजिट वाले साइड का स्क्वायर और ये इसका साइड का स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि PA² प्लस PC² इज इक्वल टू PB² प्लस PD²। जिसे कहते हैं ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। ये रेक्टेंगल में होता है। इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। पैरेललोग्राम में भी डायगोनल्स जो होते हैं वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, यानी कि ये जो है इसको बराबर हिस्सों में नहीं बांटते। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट 90 डिग्री। डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट तो करते लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करते। और एक याद नहीं, एक पैरेललोग्राम में डायगोनल 1 बराबर नहीं होता है डायगोनल 2 से, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो इसका एक फॉर्मूला याद रखना, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A² प्लस B²। ये A लेंथ है और ये B लेंथ है, तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A² प्लस B²। एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। देखो D1 का सपोज करो तुमको निकालना है D1 का, तो D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा प्लस 2AB cos थीटा। तो D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा एंड D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B² माइनस 2AB cos थीटा। या माइनस क्यों लिया, क्योंकि D1 बड़ा है तो बड़ा वाला के लिए प्लस और D2 छोटा है तो माइनस। तो D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B² माइनस 2AB cos थीटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट सबको पता है, और एक और होता है AB sin थीटा। और एक पैरेललोग्राम में A/B इज इक्वल टू H2/H1। A/B सपोज कर लो कि ये H2 क्या हाइट 1 है, हाइट, अच्छा ये देखो ये एक हाइट हो गया और एक हाइट ऐसे होता है और एक हाइट ऐसे भी होता है। तो पैरेललोग्राम में जो दोनों हाइट होते हैं, एक पैरेललोग्राम में 2 हाइट हो सकते हैं, डिपेंड करता है हम बेस केस को लेते हैं। तो A/B इज इक्वल टू H2/H1। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब लर्न करने वाली चीज़ है कि 10, 17, 21 एक ट्रिपलेट है और इसका एरिया होता है 84 यूनिट स्क्वायर। 10, 17 और 21, 10, 17, 21 का एरिया कितना होता है 84। 10, 17, 21 का एरिया कितना होता है 84। 10, 17, 21 एक ट्रिपलेट और इसका एरिया कितना होता है 84। सपोज करो ये एक फिगर है, या तो एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या पैरेललोग्राम, कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ठीक, और मिला दिया। सपोज करो ये A यूनिट एरिया है, ये ऊपर वाला B यूनिट एरिया है, ये C यूनिट एरिया और ये D यूनिट एरिया।
क्या है, एरिया ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी प्लस डी। एरिया ऑफ ए प्लस बी बराबर एरिया ऑफ सी प्लस डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के एरिया के आधे होते हैं। ए प्लस बी आधा है पैरेललोग्राम के एरिया का, सी प्लस डी भी आधा है, और ए प्लस बी बराबर है सी प्लस डी के। आगे, द क्वाड्रिलेटरल मेड बाई एंगल बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम। जो क्वाड्रिलेटर बनता है एंगल बाइसेक्टर एक पैरेललोग्राम का, वो हमेशा एक रेक्टेंगल होता है। सपोज करो इसका हमने एंगल बाइसेक्टर लिया, इसका एंगल बाइसेक्टर इसका, और इससे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना। ये जो क्वाड्रिलेटर बनेगा ये क्या होगा, ये एक स्क्वायर होगा, सॉरी रेक्टेंगल होगा। क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। और जो पी आर होगा वो एस क्यू के बराबर होगा। पी आर जो लेंथ है एस क्यू के बराबर होगा। और ये कैसे निकलेगा, ए को बी से डिफरेंस निकाल दो, बी का डिफरेंस निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करो तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है और यहाँ कोना पे एक स्क्वायर बनाया हुआ है, ये इन सेंटर है। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइट है। ठीक है, ये स्मॉल आर है। तुम्हें पता होगा कि ये एच से लेके यहाँ तक ये कैपिटल आर होता है और ये भी कैपिटल आर है। ठीक, काफ़ी मोटा लिखा गया, पतला लिख देते हैं। ए आर, तो एच क्या हो जाएगा, देखो एच इज इक्वल टू 2r। एच ये दोनों को मिला के 2r हो गया। ओ आई ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर का बीच का डिस्टेंस ओ आई कितना हो जाएगा, √2r। ओ आई कितना हो जाएगा, √2r। स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा p प्लस बी अपॉन 2। स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर कितना हो जाएगा, p प्लस बी अपॉन 2। परपेंडिकुलर प्लस बेस का आधा। स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर कितना हो जाएगा, p प्लस बी बाई 2। इस फिगर में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर p प्लस बी बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, उसके अंदर एक सर्कल है। तो ये सर्कल जिस पॉइंट पर टच करा हाइपोटेनियस का, मान लो यहाँ से यहाँ तक x दूरी है और यहाँ से यहाँ तक y दूरी है। तो अगर हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, x इंटू वाई कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। नेक्स्ट, सपोज करो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है। ठीक, इस सर्कल का अगर हम इस पे यहाँ पे एक डाल दें तो ये इन रेडियस हो जाएगा स्मॉलर। ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर, ये बेस है, सबको पता है। एस मतलब सेमी पेरीमीटर होता है, तो ये फार्मूला याद कर लो। इन रेडियस का फार्मूला है एस माइनस एच। आर इज इक्वल टू एस माइनस एच और एस माइनस 2r। एच इज इक्वल टू 2r होता है, तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एस माइनस 2r। और फाइनली हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि एस इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर। एस इज इक्वल टू आर प्लस 2r। तो पहला फार्मूला r इज इक्वल टू एस माइनस एच, दूसरा फार्मूला r इज इक्वल टू एस माइनस 2r। पहला फार्मूला r इज इक्वल टू एस माइनस एच, दूसरा r इज इक्वल टू एस माइनस 2r, और फाइनल फार्मूला s इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल R। अगर इस फिगर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है तो क्या होगा, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये तो सबको पता है। एक दूसरा फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू आर इंटू एस। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकालेंगे, आर इंटू एस या एस इंटू एस माइनस 2r। आर इंटू एस या एस इंटू एस माइनस 2r रिड्यूस करके निकाला है। आर के जगह हम एस माइनस 2r रख सकते हैं ना, इस वजह से हम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू आर एस। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू आर एस और एस इंटू एस माइनस 2r या आर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर। स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, तो 3 एरिया है, फॉर्मूला है आर इंटू एस इंटू एस माइनस 2r, आर स्क्वायर प्लस 2r टू स्मॉल आर कैपिटल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब कॉन्सेप्ट। सपोज करो एक राइट एंगल ट्रायंगल है तुम्हारे पास, यहाँ हमने एक परपेंडिकुलर डाला और इसका रख दिया p। ये a है, ये b है और ये c है। तो अगर हमें ये p लेंथ निकालना है तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन सी। अगर हमें ये p लेंथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, a इंटू बी कर देंगे डिवाइडेड बाई c कर देंगे, a इंटू बी अपॉन सी। तो p इज इक्वल टू a इंटू बी डिवाइडेड बाई c। एक और फार्मूला है 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर।
1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b². 1/p² is equal to 1/a² plus 1/b². Two similar right angle triangle सेम ट्रिपलेट फॉलो करते हैं. दो जो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो सेम ट्रिपलेट फॉलो करते हैं. नेक्स्ट, सपोज करो तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. ठीक, यहाँ से ज्वाइन किया परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर. तो सपोज करो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा. जैसा हमने कहा कि बी डी परपेंडिकुलर है ए सी का. तीन ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल तीन ट्रायंगल, इसके अंदर एक ट्रायंगल ये और एक बड़ा वाला ट्रायंगल. ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर होंगे. क्या होंगे? सिमिलर होंगे. अब आ जाओ फॉर्मूला. पहला फॉर्मूला है ए बी का स्क्वायर. पहला है ए बी का स्क्वायर. ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी. ए डी इंटू ए सी, पहला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी. ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी. दूसरा, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी ए. बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी ए. अगला, ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी. ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी. ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी. ये तीसरा फॉर्मूला. और चौथा फॉर्मूला है ये वाला का, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी. बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी. एक बार रिविजन कर लेते हैं. ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी. बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी ए. ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी. एंड बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी. तो ये चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. नेक्स्ट, अ स्क्वायर इनसाइड अ ट्रायंगल. सपोज करो एक ट्रायंगल, उसके अंदर एक स्क्वायर है. ठीक है, तो स्क्वायर का लेंथ है ए और ट्रायंगल का लेंथ है एक्स और हाइट है वाई. तो अगर हमें ए निकालना है, साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. तो ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. नेक्स्ट, सपोज करो तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर एक स्क्वायर है. ठीक है, और उसका साइड है एक्स, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और हाइपोटेनियस सी है. तो हमें एक्स साइड निकालना है. कैसे निकालेंगे? एक्स साइड इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी. देखो, जब एक ट्रायंगल था और साइड ए था और ये बेस है एक्स और हाइट है वाई, तो ए क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. सेम ही तरह अगर मान के चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें भी अगर एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा? ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी. अब मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें इस तरीके से स्क्वायर बना हुआ है. ठीक है, तो ये वाई 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 है, ये ए बी सी. तो हमें वाई निकालना, तो वाई कैसे निकलेगा? वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. अब थोड़ा सा इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा. तो वाई कैसे निकलेगा? वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. तो वाई का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? वाई इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. नेक्स्ट, सपोज करो एक राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ 90 डिग्री है. ठीक, और यहाँ कुछ शेडेड एरिया दिया हुआ है और यहाँ भी कुछ शेडेड एरिया दिया हुआ है, और तुमसे पूछ रहा है कि शेडेड एरिया कितना होगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा. नेक्स्ट, सपोज करो तुम्हारे पास एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है. आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है पता है ना? जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं वो बराबर होते हैं. ठीक है, सपोज करो ये बेस है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये भी बी हो जाएगा, और ये टोटल मान लेते ए है. तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी माइनस टू, और ये भी हो जाएगा ए बी माइनस टू, और ये हाइट है एच. इसमें दो ट्रायंगल है, तुम्हें दिख रहा होगा, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल. ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से. क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, और ये लेंथ इसके बराबर है. ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी कह रहा है. कॉन्सेप्ट ये कि जो इस ट्रेपीजियम का जो एरिया है,
ये जो ट्रेपीजियम है इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है, ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी बी एक्स डी। जो ट्रेपीजियम का एरिया है वो इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। और ये रेक्टेंगल कहाँ से बन गया, हमने क्या किया, बी पॉइंट से एक सीधा लाइन खींचा और यहाँ से ऐसे मिला दिया, तो ये जो रेक्टेंगल बना इसका एरिया और ये जो ट्रेपीजियम बना इसका एरिया बराबर है, ठीक है। और रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वही ट्रेपीजियम का भी डायगोनल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कल की। सेंटर से कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करेगा। अगर तुम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालोगे तो कॉर्ड ए बी दो बराबर इसमें बढ़ जाएगा, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, और ये जो दो ट्रायंगल है वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नेक्स्ट सपोज करो ये एक सर्कल है, उसके अंदर इस तरीके का फिगर बना हो, तो अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा। अगर इस तरीके का फिगर बना है, सपोज करो ये थीटा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ये सेम पॉइंट से कहीं भी बनाओ सेम ही एंगल बनता है, तो ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। नेक्स्ट सपोज करो ये एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है और यहाँ पे 135 दिया हुआ है, तुमसे ये एंगल पूछ रहा है एक्सटीरियर एंगल, तो इसका दुगना कर दो, 135 का दुगना 270। नेक्स्ट सपोज करो एक सर्कल है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल और इसका एक एक्सटीरियर एंगल ये थीटा दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर, उसका अपोजिट वाला जो होगा उसके बराबर होता है। यानी कि ये वाला दोनों में रिलेशन होता है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ये थीटा तो ये भी थीटा। पेटोलमेस थ्योरम, सपोज करो तुम्हारे पास एक सर्कल है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। क्वाड्रिलेटरल का साइड है ए बी सी डी और इसका डायगोनल का लेंथ है D1 और ये डायगोनल का लेंथ है D2, ठीक है। तो टॉलमेस थ्योरम क्या कहता है कि ए अपोजिट साइड को मल्टीप्लाई करो, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू D1 इंटू D2, D1 D2, ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू D1 D2। तो टॉलमेस थ्योरम क्या कहता है, अपोजिट साइड को मल्टीप्लाई करो, ए बी प्लस करो सी डी से इज इक्वल टू D1 D2, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू D1 इंटू D2। अगला अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, सपोज करो तुम्हारे पास एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, सर्कल है उसके अंदर ट्रायंगल है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो उसका अल्टरनेट यानी कि इधर साइड वाला का ये इसके बराबर होगा। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। याद रखना कि इसके लिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के होने के लिए एक सर्कल के अंदर क्या होना चाहिए, तुम्हारा ट्रायंगल। अब ये फिगर देखो, सपोज करो तुम्हारे पास एक सर्कल है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया और तुमने ये एक्सटीरियर एंगल को ज्वाइन कर दिया, एक्सटीरियर लाइन को ज्वाइन कर दिया, तो ये थीटा है तुम्हारा, ठीक है। अब जब ये फिगर बनेगा तो याद रखना कि ये जो इसके दूर अपोजिट साइड बनेगा ये एंगल एक्यूट होगा, ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, और ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। सेंटर है O, तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि ए सी बी क्या होगा, ए सी बी। एक्यूट एंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, तो 90 से कम कब होगा, जब माइनस साइन होगा, तो 90 माइनस A/2। तो अगर तुमसे ये पूछे 90 माइनस थीटा बाई 2, सॉरी थीटा ये रहा, तो अगर तुमसे पूछे कि एंगल ए सी बी यानी कि ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ए सी बी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। क्यों हुआ 90, क्योंकि एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, यानी कि ये हो जाएगा ए डी बी क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा बाई 2, 90 प्लस थीटा बाई 2। आगे बढ़ो, सपोज करो ये फिगर है तुम्हारे पास, ठीक है, तुमसे पूछ रहा है एंगल सी, ये सी कितना हो जाएगा, तो हम क्या बोले थे, ये हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा पहले अच्छे से फिगर को देखो, सपोज करो ये एंगल है अल्फ़ा और ये एंगल है बीटा, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की वजह से ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा और तो ये बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा ना, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। और डी कितना हो जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। नेक्स्ट सपोज करो ये एक फिगर है अपने पास और हमसे पूछ रहा है ए पी डी, एंगल ए पी डी कितना हो जाएगा, ए पी डी एंगल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ओ डी ऊपर वाला प्लस बी ओ सी अपॉन 2, यानी कि सिंपल समझो
ये ऊपर वाला अल्फ़ा है और नीचे वाला थीटा है, तो अल्फ़ा प्लस थीटा बाई 2। सो ए पी डी और बी पी सी, ए पी डी और बी पी सी ये दोनों पहले ये अपोजिट एंगल के वजह से बराबर होंगे। ये देखो अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस थीटा बाई 2, अल्फ़ा प्लस थीटा बाई 2। सपोज करो हमारे पास ये एक फिगर है, ठीक है, ये एक्स दिया हुआ है, ये एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है, तुमसे पूछ रहा है एक्स क्या वैल्यू क्या हो जाएगा। तो सिंपली समझो एक्स इज इक्वल टू ए बी माइनस 2। अगर इस तरीके का फिगर दिया और एक्स पूछे तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी अपॉन 2, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन 2। नेक्स्ट सपोज करो कि दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हो और इस तरीके का फिगर बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये इक्वल है, ये तीनों इक्वल है, ए सी इक्वल है बी सी के इक्वल है पी सी के, ठीक है, ये तीनों इक्वल है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, एंगल ए पी बी जो होगा 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट सपोज करो तुम्हारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, और इस तरीके का डायग्राम बन रहा है, ये तुम्हारा थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि सी ओ डी कितना हो जाएगा, सी ओ डी कितना होगा, ये थीटा है तो सी ओ डी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। तो एंगल ए ओ बी जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल सी ओ डी का है, सी ओ डी के ट्वाइस के बराबर है। कह रहा है कि एंगल ए ओ बी ये रहा, ये एंगल ए ओ बी ये रहा बड़ा वाला एंगल, ये सी ओ डी के ट्वाइस के बराबर है, सी ओ डी के ट्वाइस के बराबर है। सी ओ डी तो 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सपोज करो तुम्हारे पास ये एक सर्कल है, ये आर रेडियस है और ये एल लेंथ ऑफ आर्क है और ये थीटा है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, याद रखना एल इज इक्वल टू आर थीटा, और एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा से। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर थीटा रेडियस इंटू डिग्री। सपोज करो इस तरीके का फिगर है, ये आर है, ये ए, ये बी और ये सी। तुमसे आर पूछे, रेडियस पूछे तो कैसे निकालोगे, आर इज इक्वल टू डेल्टा अपन एस माइनस ए। डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकालोगे, हीरोन्स फार्मूला से। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, तो ये होता है एस। तो फार्मूला इस, अगर ऐसा फिगर दिया और तुमसे रेडियस पूछ रहा है तो आर इज इक्वल टू डेल्टा अपन एस माइनस ए। डेल्टा हीरोन्स फार्मूला से निकलेगा, एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 का वैल्यू निकाल के माइनस ए कर दो। आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। नेक्स्ट सपोज करो तुम्हारे पास एक सर्कल है और इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है और ये इसको यहाँ पर टच कर रहा है। तो पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। तो यहाँ पे तुम्हें एक ट्रायंगल दिख रहा होगा पी सी डी, इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी ए या ट्वाइस ऑफ पी बी। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी ए या ट्वाइस ऑफ पी बी। आगे बढ़ो। सपोज करो इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ, ये R1 है और ये R2 में पहले ही बताया, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या, R1 छोटा है तो माइनस, R2 बड़ा है तो प्लस। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट सपोज करो अगर ऐसा 3 हो तो 3 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वही लगाओ, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R3। तो यहाँ से तुम लिखो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R3। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R3 और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर R1 इंटू R3 GP में हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सपोज करो तुम्हारे पास इस तरीके का फिगर है, मतलब एक सर्कल के अंदर सर्कल है और यहाँ से तुमने एक ये बनाया, एक कॉर्ड को एक्सटेंड कर इधर टच किया। तो फॉर्मूला है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर
ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर। ये वाला का स्क्वायर जो है बड़ा वाला का, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर कॉट सी डी का स्क्वायर प्लस टेंजेंट एम एन का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ो। सपोज़ करो तुम्हारे पास ये एक डायग्राम है, मतलब सपोज़ करो एक तरह का पैरेललोग्राम है, इसके अंदर एक सर्कल है और ये एंगल दिया हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, याद रखना। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये 180 डिग्री होगा, तो 1 + 2 180 डिग्री, 3 + 4 180 डिग्री। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ए और बी साइड का सम जो है वो बराबर है सम सी और डी के। नेक्स्ट डायग्राम, सपोज़ करो इस तरीके का डायग्राम है, एक सर्कल है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, ये ए लेंथ है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो कॉन्सेप्ट है और ये दोनों इक्वल है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी के। ये एरिया जो है वो इस एरिया के बराबर है। नेक्स्ट, सपोज़ करो तुम्हारे पास एक ऐसा फिगर है, ठीक है, तो सर्कल है, उसके यहाँ पैरेलल लाइंस है और उस पैरेलल लाइंस के यहाँ टेंजेंट से डॉट के ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो तुमसे पूछ रहा है कि पी ओ क्यू क्या होगा, ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और ये रेडियस है तुम्हारा, ये रेडियस है। सपोज़ करो यहाँ अगर ये लेंथ ए है तो ये भी लेंथ ए हो जाएगा, और ये लेंथ अगर बी है तो ये भी लेंथ बी हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा √ए बी। रेडियस इज इक्वल टू √ए बी। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा √ए बी। नेक्स्ट, सपोज करो एक सर्कल है, उसके अंदर से दो कॉर्ड को एक्सटेंड करके ज्वाइन कर दिया गया। तो फॉर्मूला है कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। फॉर्मूला है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सपोज़ करो कि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इनके बीच में हमने एक बना दिया टेंजेंट, और ये यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो याद रखना, जैसे हमने टेंजेंट बनाया तो ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा सी डी के, ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के, ए एक्स बराबर हो जाएगा एक्स बी के, और सी वाई बराबर हो जाएगा वाई डी के। तो फॉर्मूला है, और ये लेंथ एक्स वाई है, तो एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। देखो कॉन्सेप्ट है कि एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। कॉन्सेप्ट है कि एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। और एक और कॉन्सेप्ट है, ए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पी इंटू एक्स क्यू। ए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पी, ए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पी इंटू एक्स क्यू। आगे बढ़ते हैं। सपोज़ करो तुम्हारे पास इस तरीके का डायग्राम है, एक सर्कल, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता है ये अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा, अल्टरनेट एंगल्स की वजह से ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस हिसाब से तुम्हारा हो जाएगा, ये पॉइंट पी है, अपोजिट पढ़ो, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है, ये सर्कल का इसका पूरे ऐसे भी कर सकते हो, पी ए अपॉन पी सी इज इक्वल टू, नहीं ये ज़्यादा बेटर है, देखो पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू पी सी अपॉन पी डी। ठीक है, अपोजिट लो, पी ए अपॉन पी बी आप किसको लोगे, इज इक्वल टू पी सी इस ट्रायंगल का अपॉन पी डी। नेक्स्ट, अगर सपोज करो इस तरीके का डायग्राम हो तो यही होगा, पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू पी सी अपॉन पी डी। ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये दोनों पैरेलल है। और सर्कल के अंदर, दो सर्कल के अंदर दो ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ। अगला है टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी। टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी, सपोज करो इस तरीके से अगर तुम्हारे पास फिगर हो, ठीक है, तो फॉर्मूला है पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, क्या फॉर्मूला, अगर इस तरीके टेंजेंट है, सपोज करो पी टी एक टेंजेंट है,
और एक कॉर्ड को एक्सटेंड करके मैच कर दिया गया। तो फॉर्मूला है पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। और ट्रायंगल पी टी ए सिमिलर ट्रायंगल पी बी टी के पी बी टी, तो दो ट्रायंगल दिख रहा है पी टी ए और पी बी टी, ये दोनों सिमिलर है। आगे बढ़ो। सपोज करो एक सर्कल है और हमने इसको क्रिस क्रॉस कर दिया, सेंटर से पास करने किया या कहीं से नहीं। सपोज करो दो एक सर्कल और दो कॉर्ड और दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये इंटू ये इज इक्वल टू ये इंटू ये, ठीक है। पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ठीक। When two chords intersect each other at 90 डिग्री, जब दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, तब क्या फॉर्मूला होगा। सपोज करो ये एक कॉर्ड है और ये कॉर्ड है, एक दूसरे को इन लोगों ने 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट किया। मान लेते ये दूरी x है, ये दूरी y है, ये दूरी w है और ये दूरी z है। तो तुमसे अगर पूछे रेडियस निकालो, मान लेते हैं रेडियस के लिए सपोज करो ये पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ से अगर तुमसे पूछे कि रेडियस निकालो, इस डिटेल्स दिया उसके हिसाब से रेडियस निकालो, तो रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो अगर तुम्हें रेडियस निकालना है तो रूट अंडर लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। आगे बढ़ो। एक सर्कल है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर, ये छोटा वाले सर्कल का रेडियस है, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है, ठीक है। यहाँ से हमने बना दिया टेंजेंट जो कि इस सर्कल को टच कर रहा है। ये लेंथ ए बी है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा ए बी अपॉन 2। पूछ रहा है एरिया ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा। एरिया ऑफ द रिंग मतलब ये जो एरिया है इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, या हम ये भी लिख सकते हैं कि पाई ए बी बाई 2 का स्क्वायर, पाई ए बी बाई 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट फिर से कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला क्वेश्चन है, पूछ रहा है एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा। तो एरिया ऑफ द रिंग हो जाएगा ए डी बाई 2 का स्क्वायर माइनस बी सी बाई 2 का स्क्वायर। एरिया ऑफ रिंग मतलब हमारे पास ये हो गया एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, ए डी बाई 2 का स्क्वायर माइनस बी सी बाई 2 का स्क्वायर। तो बड़े वाले का ये कॉर्ड और छोटे वाले का ये कॉर्ड कर देंगे तो निकल जाएगा एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई इंटू ए डी बाई 2 का स्क्वायर माइनस बी सी बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट सपोज करो एक दो सर्कल है जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। तो ये दोनों का O1 O2 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। और ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। और पूछ रहा है ए बी बराबर है सी डी बराबर एम एन। ये भी याद रखना, ये भी कॉन्सेप्ट है कि ए बी बराबर है सी डी के और बराबर है एम एन के। इस तरीके का फिगर में पूछता है मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, कितने कॉमन टेंजेंट होंगे। 3 देखो, एक पहला टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट और ये तीसरा टेंजेंट। तो मैक्सिमम एक्सटर्नल टच में कितने मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट होते हैं, 3। इंटरनल टच में कितने मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट होते हैं, 1। कितने होते हैं, 1। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। और O1 O2 क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। O1 O2 क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 इंटरनल टच में। और अगर हम पूछे कि O1 O2 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा तो हम बता नहीं सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि R1 प्लस R2 से तो ज़्यादा ही होगा। ए बी बराबर है सी डी के और एम एन बराबर है पी क्यू के। एम एन बराबर है पी क्यू के। एम एन बराबर है पी क्यू के। कितने मैक्सिमम टेंजेंट होंगे, 1 टेंजेंट, 2 टेंजेंट, 3 टेंजेंट, 4 टेंजेंट। मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट 4। अगर इंटरसेक्टिंग सर्कल होगा तो O1 O2 लेस देन R1 R2। कितने कॉमन टेंजेंट होंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल में, 2 कॉमन टेंजेंट होंगे। कितने कॉमन टेंजेंट होंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल के, 2 कॉमन टेंजेंट होते हैं। नेक्स्ट सपोज करो दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हो। यहाँ पे एक छोटा सर्कल है बिंदु सा, इसका रेडियस है R, ये है R1, ये है R2। तो तुम्हारे पास एक छोटा सर्कल है जिसका रेडियस है R, ये एक सर्कल इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। तो तुमसे पूछे कि ये स्मॉल r क्या होगा, रेडियस बताओ। तो इसका फॉर्मूला है ये
1 अपॉन रूट आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट R1 प्लस 1 अपॉन रूट R2। 1 अपॉन रूट आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट R1 प्लस 1 अपॉन रूट R2। 1 अपॉन रूट आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट R1 प्लस 1 अपॉन रूट R2। 1 अपॉन रूट आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट R1 प्लस 1 अपॉन रूट R2। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सपोज करो तुम्हारे पास एक दो सर्कल है, दूर दूर है, ठीक है। ये एक टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट, ठीक है। ये R1, ये R2, ये सेंटर दोनों का, हमने इस सेंटर को मिला दिया और इस सेंटर को हम लोग कहते हैं मान लेते हैं इसको D कहते हैं। क्या कहते हैं? D। तो ये दोनों सेंटर के बीच का दूरी को हमने D कह दिया, ठीक है। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या तो ए बी हो सकता है या तो सी डी, दोनों ही है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब पूछ रहा है कि इसका लेंथ क्या होगा, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी। तो इसका लेंथ है रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर रूट अंडर। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दैट इज ए बी एंड सी डी का फॉर्मूला है रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है टी सी टी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सपोज करो दो सर्कल हैं और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है? ये ऐसे क्रिस क्रॉस, ये हो गया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो कौन कौन से? एक है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ए बी, दूसरा है सी डी, ए बी और सी डी। तो ये दूरी है डी। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो ट्रांसवर्स में प्लस होता है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में माइनस होता है। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। कौन बड़ा होता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में कौन बड़ा होता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बड़ा होता है। डीसीटी और टीसीटी में कौन बड़ा होता है? डीसीटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सपोज करो कि दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों पैरेलल लाइंस टेंजेंट है और हमने इसको जोड़ दिया। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी सी डी इज इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर R1 R2। तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछे, ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू रूट अंडर R1 इंटू R2। रेडियस दिया हुआ, सपोज करो इस सर्कल का R1 है, इसका R2 है। तुमसे पूछे व्हाट इज़ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा ए बी सी डी और ओ डी एक ही चीज़ है। तो डी तो हो जाएगा R1 प्लस R2, डी हो जाएगा R1 प्लस R2। ए बी और सी डी कितना हो जाएगा? 2 इंटू रूट अंडर R1 R2, 2 इंटू रूट अंडर R1 R2, 2 इंटू रूट अंडर R1 इंटू R2। नेक्स्ट कॉमन कॉर्ड, सपोज करो दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे और इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है बीच में। ये R1 है, रेडियस R1, ये R2 रेडियस है। ये यहाँ से यहाँ टच कर रहे हैं और ये ट्रायंगल बनने की वजह से ये दो बराबर भागों में बढ़ जा रहे हैं। ए सी और बी सी इक्वल है। तो पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या हुआ? 1/2 और हाइट कितना है? ए सी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल लो, हो गया। नेक्स्ट, व्हेन टू सर्कल पासेस थ्रू ईच अदर सेंटर, जब दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं तब। ये सर्कल है, ये इसका सेंटर से गुजरा और ये सर्कल इसका सेंटर से गुजरा, तो इसमें एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ये रेडियस आर है, ये आर है सबका, क्योंकि सेम सेम रेडियस हो जाएगा ना, और ये भी आर है, तो ये बराबर है। तो तुमसे पूछेगा ए बी का लेंथ। तो जब दो सर्कल एक दूसरे का सेंटर से पास करते हैं तो क्वेश्चन पूछता है कि इस ए बी का लेंथ क्या होगा। तो इस ए बी का लेंथ हो जाएगा √3r, याद कर लो। ए बी का लेंथ हो जाएगा √3r। जब दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं तो इस ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा? √3r। तो इस ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा? ए बी का लेंथ हो जाएगा √3r, ठीक है।
अब हम आ गए हैं अगले कॉन्सेप्ट्स पे। सर्कल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म होता है। कोफिशिएंट वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। ये हम आगे देखेंगे क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या होता है मीन। बस यही फॉर्मूला याद कर लो। कोफिशिएंट वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? कोफिशिएंट वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। कोफिशिएंट वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। एनसीआर का मतलब क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। NCR is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial। NCR is equal to NCn minus r भी होता है। सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कल होता है n माइनस वन फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कल होता है n माइनस वन फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वेज in which n different things can be arranged on a circle plus clockwise and anti-clockwise arrangement are considered same। तो n minus वन फैक्टोरियल अपॉन टू। अगर एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई दिया हुआ है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई है या x प्लस वाई इज इक्वल टू एन है। अगर एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई दिया है तो x इज इक्वल टू वाई होगा या x प्लस वाई इज इक्वल टू एन होगा। एन सी ज़ीरो एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डॉट डॉट एन सी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू टू द पावर एन हो जाएगा। नेक्स्ट एन सी ज़ीरो इज इक्वल टू एन सी एन इज इक्वल टू वन। एन सी वन इज इक्वल टू एन। आगे बढ़ो। पोलर कोऑर्डिनेट पी एक्स वाई का पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पी आर कॉस थीटा। पी एक्स वाई है, पॉइंट पी उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो उसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। एक्स के लिए आर कॉस थीटा, वाई के लिए आर साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। टैन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होता है ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर x इज इक्वल टू थ्री है मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा। y इज इक्वल टू फाइव है मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है? अगर x1 y1 पॉइंट और x2 y2 पॉइंट है तो फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल है, बचपन से जानते हैं। इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन। अगर एक इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन, सपोज करो हमारे पास एक लाइन है ए बी, ये एक पॉइंट पी है, ये एम इज टू एन दिया हुआ, ठीक है। ये ए है x1 y1, बी x2 y2, तो पी क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा तुम्हारा एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन। इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन होगा तो क्या पी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस वन, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो माइनस होगा, और क्या। सपोज करो ये लाइन है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का कोऑर्डिनेट ये है, और ये एक पॉइंट पी है, और ए से लेके पी तक एम है और बी से लेके पी तक एन है, एम इज टू एन। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस वन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। तो ये होगा एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ अ लाइन। नेक्स्ट एम इज इक्वल टू टेन थीटा क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज का एंगल क्या होगा? थीटा। स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू टू पॉइंट्स। दो पॉइंट से पास करेगा तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? एम इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पास करता है थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, तो ये होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा जो कि पास करेगा दो पॉइंट्स के साथ x1 y1 एंड x2 y2, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? अगर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो एम इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी। पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा? m1 इज इक्वल टू m2, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2।
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप m एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा जिसका स्लोप m और इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे, तो उसका हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इक्वेशन एक लाइन का जिसका स्लोप m और इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे, तो उसका क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका इंटरसेप्ट है x एक्सिस पे a और y एक्सिस पे b है। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन विच हैव इंटरसेप्ट a on x axis and b on y axis, तो उसका फॉर्मूला होगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या होगा, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा जो पैरेलल होगा, इस लाइन के पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन उससे क्या होगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू के। ये सेम हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू के। इक्वेशन ऑफ लाइन जो क्या होगा जो परपेंडिकुलर होगा इस लाइन से x प्लस बी वाई प्लस सी का, तो हो जाएगा अपोजिट कर दो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू के। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू के। इफ एंगल बिटवीन टू लाइन विथ स्लोप m1 m2 इज थीटा, अगर एंगल बिटवीन दो लाइन जिसका स्लोप m1 m2 थीटा है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स विद स्लोप m1 m2 थीटा है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो tan थीटा इज इक्वल टू मोड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन होता है, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन होता है, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। याद कर लो, पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन होता है, मतलब a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल है b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, उसका इक्वेशन क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सेम लाइन का इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है, सेम लाइन का इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है, उसका क्या होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन का कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, उसका फॉर्मूला क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कंकरेंट लाइन क्या होता है, कंकरेंट लाइन वो लाइन होता है जो कि पास करता है किसी एक पॉइंट से। 3 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए बी सी, तो b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस, अगर इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 है, तो वो कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से। अगर ax प्लस बी वाई 0 है तो कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी 0 दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1, क्या होगा, सपोज करो ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है x1 y1, इस लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन है, इसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये एक पॉइंट है p x1 y1 और ये एक d है। तो इस d का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम ax1, ये पॉइंट है, यहाँ पे कुछ नहीं करो, x की जगह x1 कर दो, y की जगह y1 कर दो, और x और y1 का वैल्यू p दिया हुआ है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे निकलेगा, तो d इज इक्वल टू मोड में ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन से क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा ऑरिजिन से, तो d इज इक्वल टू मोड में c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ऑरिजिन से, तो d इज इक्वल टू मोड c रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, d इज इक्वल टू मोड में c1 माइनस c2 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू मोड में C1 माइनस C2 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस इज इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल लाइन का क्या होगा, D इज इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सपोज करो एक ट्रायंगल है और इसका बिंदु है G सेंट्रॉइड, ये AX1 Y1 दिया, BX2Y2 CX3Y3। तो हमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, x निकल गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तो ये g का कोऑर्डिनेट्स निकल गया। सपोज करो हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ और ये इसके अंदर एक इन सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, एक का कोऑर्डिनेट्स x1 y1, b का x2 y2, c का x3 y3। अब तुम्हें बोल रहा है कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालो, तो कैसे निकालोगे, सिंपल है। और ये जो लेंथ है ये ए दिया हुआ है, देखो एक ए एंगल ए के अपोजिट साइड ए, बी के अपोजिट साइड बी और सी के अपोजिट साइड सी, तो कुछ नहीं करना है। तो इन सेंटर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कुछ नहीं करो, ए के साथ x1 का मल्टीप्लाई करो, साइड ए का x1 के साथ, तो AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा कोऑर्डिनेट्स है AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, तो ये इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकल गया। नेक्स्ट है सरकम सेंटर। सपोज करो हमारे पास एक ट्रायंगल है और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये सारे मिड पॉइंट्स हैं। तो ये जो बिंदु होगा इसको कहते हैं सरकम सेंटर। यूलर्स लाइन पहले ही पढ़ा चुका हूँ, HGO, यानी कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर का रेशियो होगा 2:1। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होता है, तो अगर तुम्हें पढ़ा होगा, बच्चों ने तो याद होगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो सपोज करो ये सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट है ए बी, ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है x और y, और एक रेडियस r है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सिंपल। और अगर ए बी 0 0 है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में मीडियन, अगर मीडियन निकालना है हमें, तो ऑड अगर होगा तो कैसे निकालेंगे, ऑड होगा तो n+1/2th टर्म, और इवन होगा तो n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1th n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। इवन के लिए फॉर्मूला, ऑड के लिए n+1/2th टर्म, इवन के लिए n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर, 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर, तो 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर। मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, फॉर्मूला मीडियन का याद है, मीडियन का फॉर्मूला ये होता है, m इज मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h। m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। m हो गया मीडियन, ठीक है। l क्या हो गया, l क्या हो गया, l सोचो, अच्छा पहले बाकी सब देख लेते हैं। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ जितना ऑब्जर्वेशन उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी तुमने लिया है। अच्छा l लोअर लिमिट होता है, l क्या होता है, लोअर लिमिट, जो भी रेंज होगा यहाँ पे लिख देते हैं l इज इक्वल टू लोअर लिमिट। तो मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h। तो l हो गया तुम्हारा लोअर लिमिट, जो जिस क्लास का लेते हैं, n/2 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी मॉडल क्लास लेंगे उससे पहले वाले का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ले लेंगे अपॉन फ्रीक्वेंसी, उस मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट कर देंगे। तो m इज इक्वल टू l, फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, याद कर लो,
मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको ऐसे याद कर लो, मो मी मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मो मी मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और मोड निकालने का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F 2F1 माइनस यार 2 नहीं होगा, आई थिंक गलती लिख दिया मैंने, जस्ट अ सेकेंड। F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो एक बार रिकॉल करते हैं, मोड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ याद रखना 102 होता है नीचे, ठीक है, और इधर 10। तो H मतलब साइज ऑफ क्लास इंटरवल, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 मतलब प्रीसीडिंग F1 फ्रीक्वेंसी क्या है मॉडल क्लास का, F0 मतलब प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और F2 मतलब सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, आगे वाला पीछे वाला, और ये फ्रीक्वेंसी। एग्जाम में क्या है, मीन डेविएशन निकालो। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि मीन डेविएशन निकालो, तो कैसे निकालोगे मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले तुम निकाल लो मीन, ठीक है, सबसे पहले निकाल लो मीन यानी कि क्या होता है, एवरेज होता है, तो मीन निकाल लो। फिर मीन वैल्यू से सारे नंबर कितना डेविएट करें उनको लिखो, सिर्फ पॉजिटिव रखना, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे मीन, और मीन वैल्यू से सारे वैल्यू कितना डेविएट करें उस सबका पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अब सारे जो भी डेविएशंस निकले उन सभी को जोड़ देंगे, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे 10 में उसको डिवाइड कर देंगे उससे, तो उससे हमारा मीन डेविएशन निकल जाएगा। समझ में आया। तो सबसे पहले मीन निकालेंगे, फिर हर वैल्यू मीन वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है उसका पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, सारे डेविएशंस को जोड़ के उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मीन डेविएशन निकल जाएगा। वेरिएंस, तो वेरिएंस के लिए सबसे पहले मीन निकालो। वेरिएंस कैसे निकालोगे, सबसे पहले मीन निकालो, फिर उसके बाद डेविएंस निकालो, फिर स्क्वायर कर दो। मीन निकालो, मीन वैल्यू से कितना डेविएट करे वो निकालो, उसके बाद उसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके जोड़ लो, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, तो हमारा वेरिएंस निकल जाएगा। तो बस उसमें मीन डेविएशन वेरिएंस मतलब कितना है कि उसमें हम सिंपली जोड़ देते हैं पॉजिटिव वैल्यू को, इसमें स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तो वेरिएंस हो जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट अंडर वेरिएंस। तो जो भी तुम्हारा वेरिएंस का वैल्यू अगर उसको रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। ग्रुप डेटा का मीन के लिए पहले मिड वैल्यू निकालो। ग्रुप डेटा दिया हुआ तो उसका सबसे पहले मिड वैल्यू निकालो, और फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होगा, रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, शुरुआत के जो भी एन नेचुरल नंबर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। जैसे सपोज कर लो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मान लेते फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, मान लेते 5 तक है, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो कैसे निकालेंगे, तो एन स्क्वायर, तो टोटल कितने हैं 5, तो टोटल है 5, तो 5 का स्क्वायर करो 25 माइनस 1 24 अपॉन 12 यानी कि 2, तो रूट 2 हो जाएगा आंसर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कैसे निकलेगा, समझ में आ गया। और हमने एक यहाँ पे एक फार्मूला था जो कि हमने इसको किया था, ये रहा, कोफिशिएंट वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। कोफिशिएंट वेरिएशन कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो मीन तो तुम्हें निकालना सिखा दिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाला रूट अंडर वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अभी हमने पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट अंडर वेरिएंस। तो वेरिएंस कैसे निकालता है हमने वो भी सीख लिया। तो इस प्रकार से हमने लगभग
डेढ़ घंटे ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 डेढ़ घंटे, तो 3 घंटे में हमने एक नोट्स मैथ्स का कंप्लीट कर लिया, एक और नोट्स है, और वो अगर हम कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा मैथ्स का कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा. सो थैंक यू. इफ़ यू लाइक इट, do not subscribe and do not like. If you like the video, do not subscribe. Okay, thank you.